डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का बंगाल असम दौरे का आज दूसरा दिन। आज भी पीएम देंगे कई सौगात। पीएम के टारगेट पर आज फिर रहने वाली है सीएम ममता। हिजाब को लेकर चर्चा में आई नुसरत परवीन की नौकरी पर अब भी सस्पेंस बरकरार। नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं की है ड्यूटी। नीतीश के हिजाब हटाने को लेकर नुसरत आई थी चर्चा में। इलाहाबाद हाई कोर्ट सक्रिय वकालत नहीं करने वाले वकीलों के मामले में कोर्ट सख्त। हाई कोर्ट ने वकीलों के मामले में मांगी जानकारी। कोर्ट ने 98 वकीलों के खिलाफ लिया स्वतः संज्ञान। और दिल्ली में ठंड प्रदूषण का डबल अटैक। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर। घने कोहरे से थमी रफ्तार। कई इलाकों में AQI 400 के पार। मरीजों की बड़ी परेशानी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बंगाल और असम दौरे का दूसरा दिन है। आज भी पीएम कई सौगात देने वाले हैं। पीएम के टारगेट पर आज फिर रहने वाली हैं सीएम ममता। ये मोदी का बंगाल असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी पीएम कई सौगात देने वाले हैं। पीएम के टारगेट पर आज एक बार फिर से सीएम ममता रहने वाली हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तहेरपुर हेलीपैड पर उतरने की कोशिश में असफल रहे। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे पीएम का हेलीकॉप्टर कुछ समय हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद वापस कोलकाता हवाई अड्डे लौट गया। उन्होंने एयरपोर्ट से ही वर्चुअली संबोधन किया। उन्होंने खराब मौसम के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाने पर लोगों से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री ने रैली में शामिल होने जा रहे 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की ट्रेन हादसे में मौत की सूचना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और बिहार में हिजाब मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नुसरत परवीन ने अब तक नहीं ज्वाइन की है ड्यूटी। हिजाब को लेकर चर्चा में नुसरत परवीन आई थी। नौकरी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बिहार में हिजाब को लेकर चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि ज्वाइनिंग की समय सीमा को विशेष मामले में आगे बढ़ाया गया है। दरअसल सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया था और चयनित आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इस दौरान जब महिला डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नकाब पहने देखा तो पूछा कि यह क्या है। इसके बाद उन्होंने नकाब हटा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नुसरत परवीन ने शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 20 दिसंबर के बाद बढ़ा दी गई है। अब यह देखना होगा कि नुसरत परवीन सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन करती हैं या नहीं। हालांकि सिविल सर्जन ने नई डेडलाइन स्पष्ट नहीं की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, नुसरत परवीन ने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। हिजाब मामले में लगातार जिस तरीके से वो असहज बताई जा रही थी, अभी क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? क्या सोमवार से ड्यूटी ज्वाइन करने की संभावना है उनकी? जी देखिए, नुसरत परवीन जो है ड्यूटी जो है ज्वाइन नहीं की थी और कल ये शंका लगाया जा रहा था कि वो कल ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। प्रेस के द्वारा जो है मीडिया कर्मी को भी बताया गया था कि वो आज ज्वाइन करेंगे। अगर जो है ये रहा है कि इसमें जो है क्या कहते हैं 5 से 15 तक में ड्यूटी ज्वाइन किया कहीं ना कहीं सरकार जो है जो है पहले तो ये ज्वाइन कर ले। ऐसे में जो है कि
लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है कि उन्होंने ऐसा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये किया गया, इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें मुख्यमंत्री जो है माफी मांगे और साथ ही साथ जो है इसमें जो है जैसे कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा था कि अगर वो वहाँ ज्वाइन नहीं करती हैं तो ये उनको रांची में जो है सैलरी से लेके सरकारी आवास से लेके सब कुछ उनको दिया जाएगा। तो इस पर जो है लगातार विपक्ष भी हमलावर है और साथ साथ जो है सरकार की भी जो नीति है कि वो समय से पहले जो है ज्वाइन कर ले, क्योंकि उनके ज्वाइन करने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये मामला जो है शांत हो जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नर ने, जो बिहार के गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान ने, उन्होंने भी बोला था कि बाप बेटी के रिश्ता में इसको पॉलिटिक्स में ले लाना चाहिए। उनका जो रिश्ता था वो बाप बेटी का था और ऐसा मतलब किया गया जो वो गलत इस तरह से नहीं किया गया। जी, इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अभी तक कोई नहीं आया, मगर हाँ जेडीयू की पार्टी की तरफ से आया था कि जो है वो जेडीयू की पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि ये जो है ये नॉर्मल था, वो बस एक चेहरा देखने के लिए जो होता है कि हाँ कौन है नहीं है, इसके लिए जो है वो किया गया था। मगर अभी तक जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। जैसा कि विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, तो इसमें जो है अभी तक जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मंच पर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उसके बाद राजनीतिक विवाद लगातार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। ऐसे में जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी विवादित बयान दिया था। अगली बड़ी खबर दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिला है। घने कोहरे से रफ्तार थम गई है। आईजीआई रिपोर्ट ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार बताया जा रहा है। राजधानी में स्थानीय कारकों के कारण अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है। हवा की गति धीमी होने के कारण लगातार 5वें दिन भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ हुई है। स्मॉग की घनी चादर भी दिखाई दी। इस कारण कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस के मरीजों को परेशानी हुई। दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 376 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, आज भी हम देख रहे हैं कि ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया, क्योंकि यही कहा गया है कि अगर एक तरफ हम देखें तो स्कूलों को बंद करने की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि स्कूल बंद होना सही नहीं है। और क्या जानकारी है? मैंने कहा कि दिल्ली पिछले काफी दिनों से, जब से ठंड की शुरुआत हुई है उससे पहले से लगभग दिवाली के समय से ही प्रदूषण की मार झेल रही है बहुत बुरी तरह से। और फिलहाल इन कुछ दिनों से स्मॉग और फॉग दोनों का असर दिल्ली वासियों और दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की जो कोशिशें थी वो काफी नहीं दिख रही हैं। दिल्ली सरकार ने कोशिशें की कृत्रिम बारिश कराने के लिए, लेकिन वह भी सफल नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने अलग अलग इलाकों में स्प्रिंकल्स और सफाई के अभियान चलाए। लोगों से अनुरोध किया कि वो अपनी जो BS6 गाड़ियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी कि वही गाड़ियां यूज करें, लेकिन फिर उसके बावजूद भी दिल्ली का जो प्रदूषण है उससे उसके लोगों का हाल बेहाल है। अभी जो दिसंबर के बचे हुए 10 दिन हैं उसमें भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि पूर्वानुमान बता रहा है कि हालत और अधिक खराब हो सकते हैं। ऐसे में बस मौसम विभाग का कहना है कि एक बार जब पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होगी तभी ये हवा साफ होगी और उसके बाद ही दिल्ली वासियों को जहरीले प्रदूषण से राहत मिलेगी।
ऐसे में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में सिर्फ BS6 गाड़ियां ही चलेंगी, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है कि किसी वकील ने बताया है कि उसकी जो गाड़ी है BS4 है और उसने कुछ ही महीने पहले थी, तो ये कैसे वो उसका काम चलेगा। और वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगा है कि ऐसे सिर्फ वही नहीं है, कई ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की राहत से बचाव के लिए ये जो गाइडलाइन तैयार किए हैं ये जनता के हित में ही है और जनता को यह सोचना चाहिए कि जनता ये उसके हित में है। प्रदूषण के जो समस्या है वो उसके स्वास्थ्य हुए जनता के हित में है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके लिए जरूरी है। जी मनीष, अभी कुछ दिन पहले भी सरकार की तरफ से ये बात सामने निकल कर आ रही थी कि आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा और कराया भी गया, लेकिन उसका कोई इतना खास असर दिल्ली के प्रदूषण पर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। क्या एक बार फिर से ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, और अगर बनाई जा रही है तो कब तक धरातल पर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसी योजना जो है दिल्ली सरकार की फाइलों में बनती हैं, लेकिन वो दिल्ली में प्रदूषण और AQI इतना अधिक हो चुका है कि कोई भी इलाज कारगर नहीं हो पा रहा है। और दिल्ली की सरकार जो रेखा गुप्ता हैं, वो उनकी कोशिशें हुई थी कि कृत्रिम बारिश कराई जाए, लेकिन वो उतनी उम्मीदों पर सफल नहीं उतरी। इस वजह से उस प्लान को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि एक बार यदि पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है या फिर तेज हवा चलती है तो यह AQI जो है वो कम हो पाएगी। फिलहाल जो धरातल पे जो कोशिशें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार BS6 वाहनों का प्रयोग, घर में आप रहें, ज्यादा प्रदूषण है तो बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, और जगह जगह जो सफाई और जो ग्रेप 6 के जो नियम लागू हो गए हैं कि बिल्डिंग जो बन रही हैं उनको रोक लगाया जाएगा, जो भी निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाया जाएगा ताकि उससे डस्ट वगैरह न निकले। तो यही जो कोशिशें हैं दिल्ली सरकार की अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को, दिल्ली के आसपास की जनता को जहरीली हवा से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज भी सुबह से दिल्ली वासियों को प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक सहने को मिला है। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, प्रयागराज में सक्रिय वकालत नहीं करने वाले वकीलों का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकीलों के मामले में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 98 वकीलों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। 23 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे वकीलों के मामले में जानकारी मांगी है जो सक्रिय वकालत नहीं करते, अन्य कार्य करते हैं और जो गिरोह बंद कानून के तहत अभियुक्त हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने इटावा निवासी अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित जिलों के पुलिस कमिश्नरों, सीनियर पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और यह सुनिश्चित कराएं कि थाना अध्यक्षों द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रभाव, दबाव या बाहरी बातों से मुक्त हो। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी का वो पत्र रिकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया है कि ऐसे वकीलों का लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस LOP निलंबित किया जाएगा जिनकी पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल रखी है अथवा जो गैंगस्टर के रूप में दर्ज है। काउंसिल की तरफ से ये भी बताया गया कि ऐसे 98 वकीलों के खिलाफ उसने स्वतः संज्ञान लिया है और 23 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, आलोक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए, सक्रिय वकालत नहीं करने वाले वकीलों का ये जो मामला है, हाई कोर्ट ने वकीलों के मामले में अब जानकारी मांगी है, और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरे प्रदेश भर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि वकील हड़ताल करते, स्ट्राइक करते हैं और तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें अगर वकीलों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसकी जांच में ये पाया गया है कि इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये सक्रिय वकालत नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इस नाते वकालत कर रहे हैं कि जो उनका मुख्य कार्य है उससे ध्यान भटकाया जा सके।
तो ऐसी तमाम शिकायतें मिल रही हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के बार से यूपी बार काउंसिल जो वकीलों के संगठन है उनसे पूरी जानकारी मांगी है और इसको बहुत गंभीर माना है कि अगर कोई जो वकील है, अधिवक्ता है, वो वकालत न करके अन्य कार्य कर रहे हैं तो इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है और प्रदेश भर के पूरे वकीलों की जानकारी मांगी है। जी हाँ, लाइसेंस रद्द करने की बात की जा रही है, यानी कि जो वकील वकालत नहीं कर रहे, किसी और काम में संलिप्त बताए जा रहे हैं, उन पर और क्या कार्रवाई कर सकता है हाईकोर्ट? देखिए, पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ा संगठन है वकीलों का, जहां से वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो यूपी बार काउंसिल है। इसके अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है। तो यूपी बार काउंसिल ही वकीलों को रजिस्टर्ड करता है और अगर उनकी कोई शिकायत होती है तो बार काउंसिल उस पर बाकायदे जांच बैठाता है, उसका पूरी सुनवाई होती है। तो अगर ये दोषी माने जाते हैं, ये वकील की नहीं, ये अन्य कृत्यों में लिप्त हैं, वकालत नहीं कर रहे हैं, तो यूपी बार काउंसिल को ये अधिकार है कि वो उनके लाइसेंस को रद्द कर दे। तो यूपी बार काउंसिल भी वकीलों से संबंधित प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक, नड्डा संग सीएम योगी और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एसआईआर से लेकर संगठनात्मक मजबूती देने पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के संग बैठक हुई। यह बैठक संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि यह उनकी आखिरी बैठक है। उन्होंने पहली बैठक भी यूपी के पदाधिकारी के साथ की थी और बतौर अध्यक्ष यह एक तरीके से उनकी आखिरी बैठक है। इस दौरान पदाधिकारी के साथ एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने पार्टी पदाधिकारी को फिर चेतावनी दी कि वे एसआईआर में पिछड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक अपने समर्थक बीएलओ के बढ़ चढ़कर वोट बनवा रहे हैं। तो लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें, जेपी नड्डा संग सीएम योगी और कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। एसआईआर से लेकर संगठनात्मक मजबूती देने पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि यह उनकी आखिरी बैठक है। उन्होंने पहली बैठक भी यूपी के पदाधिकारियों के साथ की थी और बतौर अध्यक्ष यह एक तरीके से उनकी आखिरी बैठक है। इस दौरान पदाधिकारी के साथ एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारी को फिर चेतावनी दी कि वह एसआईआर में पिछड़ रहे हैं। तो लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें, नड्डा संग सीएम योगी और कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। एसआईआर से लेकर संगठनात्मक मजबूती देने पर यह चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, ये अहम बैठक मानी जा रही है यूपी बीजेपी की तरफ से, जहां पे पंकज चौधरी, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एसआईआर के अलावा और क्या कुछ मुद्दा छाया रहा? बिल्कुल, देखिए, कल शनिवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आए हुए थे जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद जो भाजपा दफ्तर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, तमाम नेता उनका स्वागत किया। उसके बाद वहाँ पर एक बैठक भी हुई जो प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो तमाम अहम मुद्दे थे उसको लेकर चर्चा हुई है। इसमें सरकार और संगठन के को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से सरकार और संगठन आपस में सामंजस्य से काम कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि जो एसआईआर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी इस बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो उसमें शामिल हों और ज्यादा से अधिक लोगों के वोट बनवाए जा सकें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अपना वोट बनवाएं। तमाम चीजों में को लेकर इसमें मंथन हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात को
ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो FIR का काम है उत्तर प्रदेश में वो कुछ न कहीं थोड़ा सा पीछे चल रहा है और उसी में तेजी लाने के लिए ये तमाम जो लोग हैं उनका नाम उसमें शामिल हो सके, उसको लेकर ये इस बैठक में चर्चा हुई, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा संगठन और सरकार में सामंजस्य को लेकर और किस तरह से कामकाज किया जाए, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें बीजेपी की अहम बैठक हुई है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता रहे हैं, जहां पर 16 फाइल्स गायब को लेकर अमेरिका में बवाल मचा है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कम से कम 16 फाइल्स गायब बताई जा रही हैं। ट्रंप की फोटो भी 24 घंटे में डिलीट कर दी गई। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ की आधिकारिक सार्वजनिक वेबसाइट से एप्स्टीन केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक हटा दिए गए हैं। ये घटना महज एक तकनीकी गलती है या किसी बड़े सच को छिपाने की कोशिश, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये फाइलें एक दिन पहले ही वेबसाइट पर डाली गई थी, लेकिन अगले ही दिन ये पूरी तरह गायब हो गई। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा कि हटाए गए रिकॉर्ड्स में एक ऐसी तस्वीर भी थी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे। जो दस्तावेज सार्वजनिक पोर्टल से हटे हैं उनमें कई ऐसी तस्वीरें और फाइलें थी जो एप्स्टीन की निजी संपत्ति से जुड़ी बताई जा रही थी। इसमें उनके घर में मौजूद कलाकृतियों, फर्नीचर और निजी ड्रॉर से जुड़ी तस्वीरें शामिल थी। कुछ तस्वीरों को लेकर दावा किया गया कि वे आपत्तिजनक प्रकृति की थी। इन फाइलों में एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और घिस्लेन मैक्सवेल नजर आ रहे थे। वह यही तस्वीर इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। तो आपको बता दें अमेरिका में एक बार फिर से 16 फाइल्स गायब को लेकर बवाल मच गया है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कम से कम 16 फाइल्स गायब हो गई हैं। ट्रंप की फोटो भी 24 घंटे में डिलीट कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो DOJ की वेबसाइट से 16 अहम फाइलों का अचानक गायब होना महज टेक्निकल इशू है या फिर कोई बड़ी साजिश? देखिए, जब से एप्स्टीन का नाम आया है और ट्रंप के साथ जुड़ा है, उसके बाद से विपक्ष काफी हमलावर हो चुका है ट्रंप प्रशासन पर। हालांकि ये जो फाइलें रिलीज हो रही हैं वो ट्रंप के ही साइन से रिलीज हो रही हैं। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ही ट्रंप ने इस चीज को अधिसूचित किया कि इन फाइलों को रिलीज किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष काफी हंगामा कर रहा है कि ट्रंप की इसमें जो संलिप्तता है वो सामने आए। इस लिहाज से 19 तारीख को, पिछले 19 दिसंबर को कई सारी फाइलें, लगभग 150 के आसपास जो फोटो है रिलीज हुए थे और उसको वेबसाइट पर, DOJ की वेबसाइट पर डाला गया था। लेकिन कल रात से 16 फोटो जो है वो लगभग डिलीट हैं और लोगों को नहीं एक्सेस हो पा रही हैं। इसमें कुछ फोटो ऐसे भी है जिसमें ट्रंप भी साथ थे, सबके दिख रहे थे। तो ऐसे भी पक्ष का कहना है कि ये ट्रंप के इशारे पर विभाग ने ऐसा काम किया है, गलती से डिलीट होने की कोई बात नहीं है। ये ट्रंप के इशारे पर ये फोटो हटाए गए हैं और ये सरासर एक तरह की तानाशाही है। ट्रंप जो सरकार है वो इसका जवाब दे और उन फोटो को वापस इस वेबसाइट पे डाले। और सिर्फ वही नहीं, और भी जो भी लगभग 17,000 फोटो हैं और कई तरह के वीडियो भी हैं, उन सबको विपक्ष ने ट्रंप सरकार से सामने लाने की बात कही है। ट्रंप की तस्वीर अचानक सामने आना और एक बार फिर से उनकी तस्वीर मात्र 24 घंटे में डिलीट हो जाना, ऐसे में हम कह सकते हैं क्या कि अब अमेरिकी राजनीति में एक नया हलचल पैदा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले से भी ऐसी चीजें होती आ रही हैं कि कई लोगों ने कहा है कि ट्रंप के कुछ ऐसे फोटो हैं जो उन्होंने पहले देख रखे हैं या किसी मैगजीन में प्रकाशित भी हुई थी। वो फोटो ट्रंप की ओर से कभी नहीं जारी किए जा रहे हैं या फिर कभी नहीं जारी किए गए। अभी जो फोटो जारी किए भी गए थे उसको ट्रंप सरकार के आदेश पर
विपक्ष का कहना है कि डिलीट किया गया है, वेबसाइट से हटाया गया है। हालांकि वेबसाइट की ओर से यह तकनीकी भूल मानी गई है और इसको फिर से निर्देश दिया गया है कि फिर से रिस्टोर करने का जो वेबसाइट पे जाए, लेकिन अभी तक कुछ स्थिति इसमें साफ नहीं है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि ट्रंप के साथ साथ अन्य जो भी सेलिब्रिटीज हैं उनके भी फोटो निष्पक्ष तरीके से ट्रंप प्रशासन जारी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर से हमारे की राजनीति में हलचल मचने की जो संभावना है वो बनती हुई जा रही है। डीओजे से अचानक 16 फाइल्स डिलीट कर दी गई। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये कोई टेक्निकल इशू है या फिर कोई बड़ी साजिश। आपको बता दें अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी मात्र 24 घंटे में डिलीट कर दी गई। और अगली बड़ी खबर झारखंड के चाईबासा से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें अस्पताल में नहीं मिला एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं मिलने से पिता शव थैला में भरकर घर पहुंचा। अपने 4 माह के बच्चा का शव थैले में भरकर पिता घर पहुंचे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे। नोआमुंडी प्रखंड के बाल जोड़ी गांव की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। एक असहाय पिता डिम्बा चंतोबा अपनी 4 माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाए थे, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे भी अधिक अमानवीय स्थिति तब सामने आई जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैली में लेकर रात में सुदूर जंगल क्षेत्र स्थित अपने गांव लौटना पड़ा। आपको बता दें मजबूर पिता ने काफी देर तक अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार किया, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई। वहीं पिता ने अपने 4 माह के बच्चे का शव थैली में भरकर घर चला गया। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने पर सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चे को उनके पिता 18 तारीख को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे, जिसके इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं आने पे बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन उनके पिता डिम्बा चतोबा ने ले जाने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दें झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिला है। एम्बुलेंस नहीं मिलने से पिता शव थैले में भरकर घर पहुंचे। अपने 4 माह के बच्चे का शव थैले में भरकर घर पहुंचे, जहां पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे। एक असहाय पिता डिम्बा चंतोबा अपनी 4 माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे भी अधिक अमानवीय स्थिति तब सामने आई जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैली में लेकर रात में सुदूर जंगल क्षेत्र स्थित अपने गांव लौटना पड़ा। आपको बता दें मजबूर पिता ने काफी देर तक अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार किया, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई। वहीं पिता ने अपने 4 माह के बच्चे का शव थैली में भरकर घर चला गया। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में नहीं मिला एम्बुलेंस। बता दें आपको एम्बुलेंस नहीं मिलने से पिता शव थैले में भरकर घर पहुंचा। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने पर सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चे को उनके पिता 18 तारीख को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे, जिसके इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं आने पे बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन उनके पिता डिम्बा चंतोबा ने ले जाने से इनकार कर दिया।
फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।